ठीक है, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरी। तो मैंने एक क्वेश्चन है सर, देखिए ग्रुप में। क्या क्वेश्चन है? सब देखिए एमिली का क्वेश्चन। एमिली का क्वेश्चन, अच्छा। तो एमिली तो पहले भी किसी ने भेजे थे, क्या है? हो गया ना, ये 2 क्वेश्चन आए थे। क्या इसमें क्या पूछना तुमसे? x1 x2 xm यूनिट IID नॉर्मल मीन सिग्मा स्क्वायर म्यू कैप एंड सिग्मा स्क्वायर एमएलई है दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो n-1 दिस स्क्वायर दिस काई स्क्वायर। तो तुम दिमाग वहाँ काहे नहीं यूज करते? इसमें क्या डाउट है, मतलब बताओ। सर ये तो एमिली बोल रहा है, फिर यहाँ से काई स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो काई स्क्वायर था, दिमाग वहाँ लगाओ ना। ये हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल डिस्कस किए थे ना। तो लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस किए थे कि मेरे पास एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का। तो जो म्यू कैप वो क्या आया था, x बार, और सिग्मा स्क्वायर कैप क्या आया था, मतलब सिग्मा स्क्वायर का एमएलई क्या आया था, ये हमने डिस्कस किया था ना। तो क्या आया था बताओ, सिग्मा स्क्वायर का एमएलई क्या मिला था? समेशन ऑफ xi माइनस x1 1/8 समेशन ऑफ xi माइनस होल स्क्वायर। ठीक। हाँ हाँ अच्छा, जो मैं एस स्क्वायर यूज करता हूँ वो एन हाँ, माइन वही तो मैं बोल रही हूँ आपको, वो दिख गया चलना ही। क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, फिर समझ आएगा ना। शुरू में नहीं होगा, थोड़ा टाइम दोगे तो चीजें समझ आती हैं। तो उसमें क्या है कि अब क्या बोल रहा है तुमसे कि n-1 सिग्मा कैप स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये एमएलई तो हमारा एस स्क्वायर तो आता नहीं है, एमएलई क्या आता है? जैसे यहाँ अगर इसको मैं लिखूं तो ये है n-1 एस स्क्वायर बाई एन है, ये तो है ना। हाँ नहीं, उल्टा बोल दिया। नहीं कुछ अलग ये आएगा n माइनस से डिवाइड करो तो आ जाएगा n-1 बाई एन एस स्क्वायर। हाँ सही तो है, चेक करो। हाँ n माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब एस स्क्वायर के टर्म में ला रहा हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 एस स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो ये है ना, तो ये तो हमारे पास ऐसा नहीं बनाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कब ऐसा होता जब ये एस स्क्वायर के इक्वल होता। सो दिस डज नॉट हैव काई स्क्वायर n-1 डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिक्कत है? मतलब अगर ये मेरा एस स्क्वायर आया होता, एमएलई एस स्क्वायर के इक्वल होता, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ट्रू हो जाता। लेकिन एमएलई एस स्क्वायर तो है ही नहीं, एस स्क्वायर तो ये होता है। तो मतलब थ्योरम एस स्क्वायर के टर्म में है ना। थ्योरम इज दिस, सो काई स्क्वायर n-1। तो इतना तुम यूज कर सकते हो, क्या दिक्कत है? मतलब तो सिंपल देखना है कि पहला ऑप्शन कह रहा है n-1 सिग्मा कैप स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। तो जो एस स्क्वायर अगर एमएलई होता, तो ये तुम्हें चेक करना चाह रहा है कि तुम्हें एमएलई पता है कि नहीं पता है। तो एमएलई एस स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ये तुम्हें कल इसके अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसका मीन निकालो, क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं। ये अच्छा, ई ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है? ये सिग्मा स्क्वायर। तो एस स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, तो फिर से ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होगा क्योंकि एस स्क्वायर के इक्वल तो है नहीं। तो फिर से सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एस स्क्वायर नहीं है। फिर पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर टेंड्स टू 0। इसमें नया क्या है मुझे समझ नहीं, ऐसा सब वही चीज है, कोई जैम का बच्चा इजीली कर देगा। तुम गेट और नेट की तैयारी कर रहे हो तब नहीं कर रहे हो, बताओ। इसमें कुछ नया तो मुझे दिख नहीं रहा इस क्वेश्चन में। ये कोई बीएससी वाला बच्चा कर देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ यही पूछ। लिखा था तो इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ तो मतलब तुम डर जाते हो क्वेश्चन देख के। तुम्हें डरना तो ट्राई करके देखना है क्या कहना चाह रहा है। पहले तो एमएलई डिसाइड करना है क्या है, और उसके बाद एमएलई हमें बस यही। तो पहले 2 ऑप्शन ट्रू होते अगर एमएलई एस स्क्वायर के इक्वल आता। एस स्क्वायर के इक्वल नहीं है क्योंकि एस स्क्वायर ये है, यहाँ पे एमएलई ये आता है, तो इसलिए 2 ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि वेरिएंस, तो चेक कर लो वेरिएंस ऑफ। तो इसको तुम अभी तुम्हें पूछ रहा है ये तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर कैप है, ठीक है ना, ये वाला। तो जैसे पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर कैप, मतलब जो एमएलई है तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर का, तो मतलब वेरिएंस ऑफ ये किसके इक्वल है? n-1 एस स्क्वायर बाई एन का।
और इसका फॉर्मूला क्या, उसको बाहर करो तो n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, और हमारे पास वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई बताओ भाई क्या होता है ये? 2 सिग्मा की पावर 4 बाई n माइनस वन। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या सिग्मा क्या जीरो आएगा, वही पूछना चाह रहा है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए जी, तो न्यूमरेटर n स्क्वायर के टर्म में डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में n की डिग्री कितनी है? 3 है, तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगी, तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पे जाएगी, है ना, n स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो यस, सो इसकी लिमिट जो होगी वो 0 हो जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। और वैसे ही लास्ट वाले में कर लेंगे। हाँ वैसे ही है, अब ट्राई करोगे ना तो ऐसे ही इसका सिग्मा 2 स्क्वायर कैप आपका n माइनस वन बाई एन एस स्क्वायर है, तो मतलब सी ऑप्शन ट्रू हो गया। डी ऐसे ही आप चेक कर लो पुट करके, क्या ये अनबैलेंस्ड एस्टिमेटर है, तो मीन निकाल लो इसका, हो जाएगा। ट्राई करके देखो, यहां से आ जाएगा, इसका वेरिएंस यूज करना तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। ये थ्योरम यूज करना उससे आ जाएगा सेम उस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है आजकल नेट गेट सब ऐसे ही है। चलो तो ठीक है ना, तो ये अभी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड सिंपल लिनियर रिग्रेशन ये आगे डिस्कस करेंगे, इससे पहले ये वाले पार्ट अभी कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स क्या है, वही कंप्लीट एस्टिमेटर, वही कंप्लीट स्टैटिस्टिक मतलब कंप्लीट एस्टिमेटर, है ना। और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या है, रिलेटिव इफिशियंसी क्या होती है, मतलब इफिशिएंट एस्टिमेटर कौन क्या होता है, फिर यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होते हैं। देखो तो सबसे पहले आपको इन हर जितने अलग अलग टाइप के एस्टिमेटर है सबका डेफिनेशन जानने की जरूरत है। तो पहले आपको जानना है कि सबका डेफिनेशन क्या है। कई बार क्वेश्चन डेफिनेशन से करना डिफिकल्ट रहता है, कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट डेफिनेशन से करना आसान रहता है, तो कई क्वेश्चन डेफिनेशन से इजीली हो जाते हैं, तो डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। कई बार डेफिनेशन से नहीं करते हैं क्योंकि उससे बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो हम लोग सीधा थ्योरम लगाते हैं। जैसे सफिशिएंसी का ही है, तो सफिशिएंसी के डेफिनेशन से करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो सफिशिएंसी के जितने भी क्वेश्चन हैं जनरली वो फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही करेंगे। तो इस तरह से है, तो आपको यही जानना है। एक करके मैं डिफाइन करता हूँ, देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे वन बाय वन। तो ये सबका एक एक करके पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर का डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लो डायरेक्टली एक कॉमन स्टेटमेंट लिख देता हूँ, x1 x2 xn be a random sample from, so x1 x2 xn be a random sample from, ठीक है, be a random sample from, कोई भी है ना, या फ्रॉम PDF है ना, लिख लो फ्रॉम f theta x where theta is a known parameter, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, कम से कम अच्छा लगा ना, जो लोग डाउट पूछते हैं हम ट्राई तो करते हो तुम लोग, ये भी है ना, क्योंकि डाउट जो पूछ रहे हैं मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है आपका ना। जैम नेट गेट तीनों क्वेश्चन, स्पेशली जो गेट वाले बच्चे हो, तो आप जैम नेट गेट सारे क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हो, आप डाउट पूछो, उससे क्या मुझे भी सीखने को मिलेगा, सर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हो तो। So x1 x2 xn be a random sample from f theta x where theta is a known parameter। अब आपको क्या है कि जैसे मुझे इस पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करने के लिए एस्टिमेटर यूज करेंगे। एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक होगा। स्टैटिस्टिक क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ नोन पैरामीटर, ठीक है ना। तो मुझे स्टैटिस्टिक ढूंढना है जो एस्टिमेट करे उस पैरामीटर को। तो पहले हम अगर डिफाइन करें अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या है, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर, अच्छा मान लो लेट टी, देखो मैं टी जनरली यूज करूंगा, बुक्स में थीटा कैप यूज करता, अभी यूज किया था ना सिग्मा स्क्वायर कैप, तो कैप यूज करता है एस्टिमेटर
को, मतलब ये पता चल गया, आप देख के पता चलता है कि वो एस्टिमेटर है। जैसे सिग्मा स्क्वायर अननोन पैरामीटर हुआ और सिग्मा स्क्वायर के ऊपर कैप लगा दिया तो मतलब वो एस्टिमेटर है उसका। तो ऐसे ही थीटा अननोन पैरामीटर है, थीटा के ऊपर कैप लगा देगा तो मतलब वो थीटा का एस्टिमेटर है। लेकिन मैं थीटा कैप ना यूज करके मैं टी यूज करूंगा, टी मतलब थीटा कैप मतलब एस्टिमेटर। सो टी मतलब है, टी जनरली मेरा नोटेशन होगा एस्टिमेटर का। सो टी का मतलब टी इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। सो इसका मतलब ये होगा दिस इज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सो टी एक एस्टिमेटर है थीटा का। तो क्या करना, मुझे अनबायस्ड एस्टिमेटर डिफाइन करना है। सो बताइए जी, तो मैं लिखता हूं एन एस्टिमेटर टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। इससे पहले मैं एक और चीज डिफाइन बोल देता हूं, है ना। एक और चीज क्या है, सो एक आएगा पैरामीटर स्पेस एंड एक बिग थीटा यूज करूंगा। देखो थीटा होता है ना, सो जैसे क्या होगा, ये जो बिग थीटा लिखा होगा दिस इज ये इसको बोलूंगा दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, जिसको हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस, है ना, ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटर स्पेस। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस, ठीक है। सो बिग थीटा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, जिसको हम बोलेंगे पैरामीटर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ यूज करूंगा मैं। तो डेफिनेशन आपको पता ही है सब लोगों को कि एन एस्टिमेटर टी इज कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली। बताओ कोई क्या डेफिनेशन। Expected value of t is equal to theta. Theta belongs to big theta. जी, थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो अनबायस्ड से एक नया वर्ड निकल के आता है बायस। तो ये बायस क्या होता है, तो बायस ऑफ एन अनबायस्ड, बायस ऑफ एन एस्टिमेटर, ये क्या है। सो बायस ऑफ एन एस्टिमेटर, इसको डिफाइन कर लेते हैं। अनबायस्ड मतलब बायस यहाँ जीरो है, देयर इज नो बायस, है ना। तो बायस जीरो है, तो ये बायस इंग्लिश वर्ड में यूज होता है ना, बायस्ड क्वाइन, या हम लोग प्रोबेबिलिटी अनबायस्ड क्वाइन। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो ऐसा एस्टिमेटर है जिसका मीन निकालोगे पैरामीटर के इक्वल आ जाएगी। तो हम बोलेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था कि वो जो एमएलई आया है सिग्मा स्क्वायर का, क्या वो अनबायस्ड एस्टिमेटर, आंसर था नो, है ना। एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, बट जो एमएलई आता है सिग्मा स्क्वायर का नॉर्मल पॉपुलेशन में, दैट इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर। बट हाँ, म्यू का जो एमएलई है एक्स बार, दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, जिसका मीन आ जाए थीटा का सिंपल। तो बायस भी आप लोग जानते हैं। तो बायस ऑफ एन एस्टिमेटर टी फॉर पैरामीटर थीटा या ऑफ पैरामीटर थीटा इज, तो इसका नोटेशन ऐसा लिखेंगे, बायस ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, ठीक है। क्या डेफिनेशन है इसका, Expected value of t minus theta. जी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा, है ना। या इसको आप ओपन कर लेंगे, चूंकि एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल पर लगता है, टी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि टी इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। तो एस्टिमेटर इज अ रैंडम वेरिएबल, थीटा इज तो अननोन पैरामीटर है, तो पैरामीटर है तो वो रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो इसको आप, है ना, ऐसा भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बायस का डेफिनेशन हो गया। अब बायस से ही कई बार, है ना, इसी से एक वर्ड रिलेटेड आता है, मीन स्क्वायर एरर। सो मीन स्क्वायर एरर, जिसको शॉर्ट में एमएसी बोलते हैं ना। सो ये सब कुछ टर्म्स हैं जिसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। सर बायस का डेफिनेशन तो वो नहीं है, e of t नॉट इक्वल टू थीटा होता है। हैं, नॉट इक्वल टू थीटा। हाँ, देखो अगर ये टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो बायस की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मान लो टी आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इसका क्या मतलब है, तो ईटी को थीटा रख दो, तो थीटा माइनस थीटा कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर टी बायस एस्टिमेटर है तो उसकी बायस नॉन जीरो आएगी, अब यही कहना चाह रहे हो ना। देखो, तो मैं बायस एस्टिमेटर की बात ही नहीं किया, मैंने बायस को डिफाइन किया है ना। हमने क्या डिफाइन किया, तो फिर e of t minus थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा। जी जी जी, तो वो हमने एक्चुअली
हमने डिफाइन किया है, हमने बायस की डेफिनेशन लिखी है, ये नहीं लिखा है कि बायस एस्टिमेटर की डेफिनेशन। चलो तुम जो कहना चाह रहे हो, सो बायस्ड एस्टिमेटर, तो इसका डेफिनेशन वो जो आप कह रहे हो वो इसका डेफिनेशन है। हमने जस्ट बायस टर्म को डिफाइन किया कि बायस की मीनिंग क्या है। तो बायस की मीनिंग है दिस माइनस, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर। तो सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, तो उसका है ना पैरामीटर का डिफरेंस। तो बायस मतलब सिंपल है, अनबायस था, बायस जीरो था, तो बायस एस्टिमेटर क्या होगा कि जिसमें ये नॉन जीरो होगा। सो लाइक an estimator T is biased estimator if and only if क्या होगा, क्या लिखूं, bias of T with respect to theta is नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो ये बायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा, है ना। अनबायस्ड है तो बायस जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहां पे तुम लिखोगे दैट इज बायस ऑफ टी विद थीटा, दिस इज जीरो, क्योंकि ये इधर आ गया तो ई टी माइनस थीटा बायस हो गया तो जीरो हो गया फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। ओके, सो अभी हमने डिफाइन किया टर्म जस्ट, है ना। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, बायस क्या होता है, या बायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। हाँ जी, पूछना है किसी को? तो ये डेफिनेशन हो गया। एंड आगे हाँ, अभी बात कर रहा था मीन स्क्वायर एरर, तो ये भी साथ में लिख लेते हैं। तो ये MSE है ना। तो ये क्या होता है कि मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर T ऑफ थीटा इज, क्या लिखते हो आप इसको, MSE ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा। क्या डेफिनेशन इसका? वो तो फॉर्मूला है, डेफिनेशन। बायस जो डिफरेंस आता है उसका सम करके फिर स्क्वायर करते हैं, मीन स्क्वायर सम, सर मीन स्क्वायर एरर का स्क्वायर करते फिर उसका मीन जो बायस है, बायस ऑफ टी प्लस बायस द होल स्क्वायर। हाँ, वो डिराइव हो के आता है। इनिशियली हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेशन T माइनस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका है जो ये होगा एक्सपेक्टेशन T माइनस थीटा होल स्क्वायर। ये आपका MSE का डेफिनेशन। इसी को बाद में ओपन करेंगे, जो आप लोग बता रहे हैं कि अगर मैं इसी को ओपन करूं तो ये आएगा एक्सपेक्ट, अच्छा इसको प्रूफ में उधर करता हूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं जो आप कह रहे हैं। सो आप कह रहे हैं वेरिएंस ऑफ T प्लस बायस ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू थीटा था, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये ना। तो देखिए इसको अगर प्रूव करना चाहे तो इजी है। सो एक्चुअल ना ये है, अच्छा सोचो अगर ये T अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, मान लो इफ T इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो E ऑफ T थीटा हो जाएगी। तो थीटा को हटा के तुम रख दो एक्सपेक्टेशन ऑफ T, और थीटा को हटा के एक्सपेक्टेशन ऑफ T रख दोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, वेरिएंस ऑफ T, मतलब बायस जीरो हो जाएगा ना। तो सिंपल है, देखो तो यहां से अगर आप इसको सिंपली प्रूव करना चाहो, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ T माइनस थीटा होल स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन T स्क्वायर, अच्छा उतना मत करो, जस्ट ET ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी क्या किया मैंने, तो इसमें ब्रैकेट लगा दो, अभी भी एक बैलेंस नहीं हुआ ना। T माइनस ET, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस करना पड़ेगा। अब सही है, देखिए तो इसी T माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर हो गया। अब सो सेम चीज है, तो ET कैंसिल, बाकी जो था पहले से है। अब आप क्या करो, अब आप
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो ए प्लस बी के फॉर्मूला लगाओगे, सो ए स्क्वायर ये हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर ई ऑफ टी माइनस थीटा पूरे का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ जो 2a भी आएगी वो 0 हो जाएगी। कैसे देखिए, प्लस 2 है ना, अभी तो ब्रैकेट में चल रहा है ना, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट चल रहा है, बाद में एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं हम, ये वाला एक्सपेक्टेशन बाद में ऑपरेट हो रहा है। तो a स्क्वायर फिर उस पर e लग गया, b स्क्वायर, अच्छा यहाँ e रह गया अभी, एक मिनट, तो क्या करेंगे हम, यहाँ e रह गया अभी, चेक कर लीजिए है ना। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उस पर एक्सपेक्टेशन यूज होगा यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, या तो चाहो तो पहले आप ओपन ही कर लो, बाद में एक्सपेक्टेशन लगाना। देखो, सो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बड़ा है, प्लस 2 टाइम टी माइनस ई टी इंटू ई टी माइनस थीटा। सो इस तरह से है आपके पास। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड यहां से क्या होगा, सो ई इस पे ऑपरेट कर दो, ई उस पे ऑपरेट कर दो, ई सब पे ऑपरेट कर दो, तो होगा क्या, ई टी इज अ नंबर, थीटा इज अ नंबर, ये तो कांस्टेंट है। जब ये वाला एक्सपेक्टेशन इस टर्म पे आएगी तो ई टी माइनस ई टी तो कांस्टेंट है, तो ई टी माइनस ई टी 0 हो जाएगी, तो इसका मीन 0 हो जाएगा। तो ओपन करोगे ना तो एट द एंड आपका आएगा, आप भी लिख के देखो आपको समझ आएगा क्या हो रहा है, दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ई टी माइनस थीटा होल स्क्वायर, और जो तीसरे टर्म ये बोला हूँ, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ लगाओगे या 0 हो जाएगी, और तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 2 ही टर्म बचेंगे। और इसी का नाम क्या है, वेरिएंस, है ना। वेरिएंस का जो डेफिनेशन याद करो किसी रैंडम वेरिएबल का, t इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि t एस्टिमेटर इज अ रैंडम वेरिएबल, सो t एक रैंडम वेरिएबल है, तो x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस का डेफिनेशन है। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ t, ठीक है ना। और प्लस, अब देखो ये खुद एक नंबर है, किसी नंबर पे आप एक्सपेक्टेशन लगाओ उसी नंबर के इक्वल आता है, तो ये यहाँ कोई फायदा है नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई ऐसे e ऑफ k इज इक्वल टू k, तो ये खुद एक नंबर है, तो इसमें डायरेक्टली तो ये आपका बायस है, तो ये आ जाएगा बायस का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रिमार्क में सिंपली नोट कर सकते हो कि इफ, है ना, मान लो ऐसा है कि अगर t अनबायस्ड एस्टिमेटर हुआ, मान लो t अनबायस्ड एस्टिमेटर है, देन आपने देखा है कि पहली बात कि जो बायस था t का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, और मीन स्क्वायर एरर ऑफ t, so this will be 0 and this will be, sorry उल्टा हो गया, this will be 0, है ना, बायस 0 हो जाएगी अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो, और मीन स्क्वायर एरर किसके इक्वल आ जाएगी, वेरिएंस ऑफ t के। अब यहाँ चेक कर लीजिए, अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर हुआ तो ये फिर से 0 हो जाएगी, मतलब बायस टर्म 0, तो बस मीन स्क्वायर एरर किसके इक्वल है, वेरिएंस के इक्वल है। तो अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो उसका बायस 0 है और उसका जो मीन स्क्वायर एरर है वो जस्ट वेरिएंस के इक्वल है। किसी को डाउट है तो पूछिए आप, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया मेन स्क्वायर, ये अनबायस्ड पे रिलेटेड था, तो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज डेफिनेशन, अभी मैं जस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर को डिफाइन कर रहा था, तो अनबायस्ड से बायस टर्म आ गया, बायस टर्म से रिलेटेड है ना, मेन स्क्वायर एरर था, अब डिफाइन कर लिए। सर जी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन t इक्वल्स टू थीटा है अनबायस्ड एस्टिमेशन, जी जी, वो एक्सपेक्टेशन मीन इक्वल्स टू थीटा। हाँ हाँ, मीन है, मीन ऑफ t इज बराबर थीटा। सर यहाँ पे थीटा क्या है, कांस्टेंट? हाँ, थीटा कोई पैरामीटर, जैसे आप पॉइजन थीटा बोलते हो ना, तो पॉइजन में जो पैरामीटर है, जैसे पॉइजन लैम्डा हो गया, तो लैम्डा एक पैरामीटर, वैसे ही थीटा एक पैरामीटर है, कांस्टेंट है, लेकिन वो पैरामीटर बोलते हैं जिसके हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मान लो आप बाइनोमियल n, पाई n, p लिखते हो ना आप, तो वहाँ p पैरामीटर है,
या है ना पॉइजन थीटा हो गया, या नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, तो वो पैरामीटर है। जैसे हर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई पैरामीटर मिलता है ना आपको, वैसे ही एक पैरामीटर है। सर बायस या t इक्वल्स टू 0 इसका नहीं समझ। हाँ अभी देखो मैं एग्जांपल यहाँ से समझो आप, बायस का डेफिनेशन याद करो, इसका अब एग्जांपल देना पड़ेगा। बायस का डेफिनेशन ये था, तो अगर ई ऑफ टी थीटा हो गया तो थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगी? हाँ, तो वही जीरो लिखा हुआ है हमने वहां पे। सो ये बायस अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है कोई, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर का डेफिनेशन है कि ईटी थीटा है, और अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर ईटी थीटा हो, थीटा माइनस थीटा जीरो हो जाएगी, तो बायस जीरो हो जाएगी। और अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है और बायस जीरो हो गई, तो ये बायस जीरो हो गई इसकी, तो यहाँ बस वेरिएंस बचेगी। ये मीन स्क्वायर एरर जस्ट वेरिएंस के इक्वल आएगा, तो जो मीन स्क्वायर एरर है वो जस्ट वेरिएंस के इक्वल आएगा यहाँ से, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगी। जैसे कोई क्वेश्चन देख लो आप, हाँ ठीक है ना। सर एक एमएलई जो आप बोल रहे हो मिनिमम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जी, वो नहीं हम पढ़े थे सर। तो लास्ट क्लास में थे आप? नहीं सर। हाँ, तो रेगुलर रहो ना, तो मैं क्या करूँ, दोबारा पढ़ाऊँ? वीडियो देखो पुराना जाके। नहीं। हाँ, तो हालांकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आज, क्योंकि वो अलग टॉपिक था एमएलई, और हमने दो टॉपिक पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो वो नहीं भी देखो तो उससे आज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई इससे रिलेशन खास है नहीं। तो लेकिन ये सब क्लास मिस मत, रेगुलर मिस भी हो जाए तो उसी एक दो दिन में, जैसे आज की क्लास क्या है, तो कल सुबह तक बहुत लेट होगा तो शाम तक अपलोड हो जाएगी, तो उसके अगले दिन फिनिश कर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर बैकलॉग रह जाएगा, वो कल कभी नहीं आएगा। तो कल वीडियो कल देखेंगे, 100-200 वीडियो हो जाएंगे, फिर तुम देखने का हिम्मत ही नहीं होगा, ये है। चलो थोड़े एक दो क्वेश्चन कर लो। चलो जैसे मान लो ऐसा है, अब चूंकि मैं जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं तो मैं ऑप्शंस बनाऊंगा तो उसके हिसाब से बनाऊंगा। अभी जैसे मान लो x1 x2 xn है, दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, है ना, वेयर बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर। ठीक है, तो जैसे अभी मैं अगर लिखूं ऑप्शन ए, MLE of mu is unbiased estimator of mu। अब चूंकि मैं MLE पढ़ा चुका इसलिए मैं ऑप्शन में यूज कर रहा हूं उसको, तो एग्जाम में इस तरह से आएगा। फिर चलिए बताइए, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आराम से ट्राई करो, सोच के बताओ, ऐसे तुक्का नहीं लगाने। आप लिख के देखो, ट्राई करो और सोच के बताओ मुझे। हेलो,
हाँ गौरव, कहाँ पार्टी में? अच्छा तुम भी इनवाइटेड हो क्या? गजब, ऐसे कैसे? फर्स्ट ईयर वालों को भी बुलाए हैं। नहीं चले जाओ, सब लोग 70 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, बहुत लोगों को इनवाइट किया है। नहीं नहीं मेरी क्लास है, मैं क्या क्लास छोड़ के आऊँगा तो। और ऐसे कुछ खास भी नहीं है, ऐसे कुछ कोई स्पेशल लोग होते तो मैं जाता, लेकिन एक्चुअली थोड़ा अभी छुट्टी रही 2 दिन तो इसलिए गया नहीं। ठीक है जाओ यार, किसी के साथ चले जाओ, कोई सरीकुल को ले जाओ, किसी को ले जाओ, क्योंकि सब इनवाइटेड है। ठीक है ना, ओके बाय। हो गया भाई, बताओ। सर ऑप्शन ए सर एक्स बार होगा, ऑप्शन बी सिग्मा स्क्वायर। नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं एक्स बार सिग्मा स्क्वायर, एबीसीडी में से कौन सा ट्रू है ये पूछ रहे हैं हम। सर ये भी होगा सर। अच्छा, ये अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्व करा था ना, उसी वही क्वेश्चन है, मैं कुछ अलग से नहीं लिखा हूँ, फिर भी तुम उसमें भी अटक रहे हो, तुम उसमें भी गलत आंसर बता रहे हो। सोच के बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन जो भी तुमने जो पूछा, जो डिस्कस किया ना मैंने, वही क्वेश्चन है ये। वहाँ भी सेम क्वेश्चन था ना, तुम चेक करो तुम्हारा भी, बस ऑप्शन में दूसरे तरीके से लिखा है, सेम चीजें लिखी हैं दूसरे तरीके से। ऑप्शंस वही है जो तुम्हारे क्वेश्चन का है, वैसे ही है ऑलमोस्ट, तुम उसमें भी गलत आंसर बता रहे हो। ये होगा सर ए। लॉजिकली सोचो, जब भी समझना है तुम डेफिनेशन लगाओ कि ये क्या होता है, ऐसे हवा में नहीं बात करना है, डेफिनेशन लगा के। हाँ सर दूसरे वाला सर बायस्ड होगा सर। तो वो अभी बता रहे थे ना, इसमें क्या है, सिर्फ एक करेक्ट है। देखो सो जैसे है ना, हमें रिजल्ट पता है एमएलई नॉर्मल के लिए, तो इलाही की नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो जो एमएलई ऑफ म्यू आएगा वो मुझे पता है एक्स बार आएगा। एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो आएगा वो हमें, ये याद रखना, आपको आप निकाल भी सकते हो, लेकिन हर बार कैलकुलेट करना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो आप याद रख सकते हो, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके लिए एमएलई याद रख सकते हो आप, जैसे नॉर्मल का स्पेशली है ना, और मैंने लास्ट क्लास में भी यूज किया है, आज भी यूज किया है, तो कई बार यूज कर लिया तो खुद ही याद हो जाता है। सो 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक। सो इस तरीके से है ना। तो ये एक्चुअली है ना एस स्क्वायर नहीं है, जो हम एस स्क्वायर, चूंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बुक में होगा तो अपने तरीके से डिफाइन किया होगा कि एस स्क्वायर उसका मीनिंग क्या है। तो जो है ना, मैं जो लेके चल रहा हूँ सैंपल वेरिएंस का, ये है। सो इसके टर्म में अगर मैं लिखूंगा इसको, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये n-1 एस स्क्वायर बाई n है, तो एस स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, हम तो जानते हैं ये है। लेकिन अब देखो, अब जैसे आपसे पूछेगा व्हाट इज द एमएलई ऑफ जस्ट सिग्मा, सो हमें क्या यूज करना है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिग्मा स्क्वायर का एमएलई ये है, ये है, तो जो सिग्मा की एमएलई होगी इसका रूट कर देंगे डायरेक्टली। सो वो एमएलई आएगी रूट अंडर 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट 2022 में, चेक करना। तो i फ्रॉम 1 to n, सो ठीक है। अब यहां से क्या होगा, तो ये वो नहीं आएगा। फिर ऐसे ही एमएलई ऑफ म्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बार का स्क्वायर, ठीक। और आप बस चेक कर लो कि जो ऑप्शन कह रहा है वो करेक्ट है क्या। तो यहां से सिंपली ये जो एमएलई जो भी है ना, मैं नाम अगर रख दूं अभी के लिए, मान लो ये T1 T2 T3 T4, ये T1 है, ये T2 है, मान लो ये T3 है, और ये T4 है, 4 एस्टिमेटर हो गया। तो सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ होगा सर। T1 निकालोगे वो म्यू आ जाएगी, एक्सपेक्ट T4 बायस्ड होगा। हाँ, दिस इज नहीं आएगी,
एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 निकालो, ये नहीं आएगी सिग्मा। एक्सपेक्टेशन ऑफ T4 निकालो, तो T4 होता है सिग्मा x बार का स्क्वायर, और x बार स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन का मतलब है वेरिएंस ऑफ x बार प्लस मीन का स्क्वायर, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर बाई n प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब वहां से आ जाएगा। तो वो ये तो नहीं आएगा म्यू स्क्वायर जस्ट, है ना, चेक कर लो। तो वेरिएंस ऑफ, तो ये इक्वल नहीं आएगा म्यू स्क्वायर के, तो इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए BCD गलत है ना। अच्छा, एक वर्ड और यूज होता है एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, है ना, जनरली बुक में यूज करते हैं, सिलेबस में यूज नहीं किया है। सो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, तो वहां पे ये है, इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछो अगर पूछना हो तो। सर यहाँ पे MLE ऑफ म्यू इक्वल्स टू x बार, ये कंडीशन है क्या? नहीं, ये पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो पिछले क्लास वाला वीडियो देखो तो समझ आएगा। पिछले क्लास में मैंने ये प्रूव किया था कि MLE मतलब कैसे तुम ही निकाल सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए MLE फाइंड कैसे करते हैं। तो MLE चूंकि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाए थे, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ है। तो पिछले क्लास में हमने MLE पढ़ा था, तो वो कंडीशन, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे आता है वो लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो लास्ट क्लास वाला तुम वीडियो देख के पहले कंप्लीट करो, क्योंकि लास्ट क्लास में इन्फ्रेंस स्टार्ट ही हुआ था, एस्टिमेशन स्टार्ट हुआ था। तो एक क्लास एस्टिमेशन की हुई, आज दूसरी क्लास एस्टिमेशन की। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, तो एक वर्ड आता है एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है कि एन एस्टिमेटर, है ना, कई बार जो थ्योरम आप पढ़ते हो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का जो थ्योरम है, जहाँ पे E of t should converge to mu, है ना, वेरिएंस ऑफ t should converge to 0, तो वहाँ पर है ना, तो एन एस्टिमेटर t of theta is asymptotically unbiased for theta if and only if, क्या होगा डेफिनेशन, लिमिट टेंडेंस टू इंफिनिटी E of t इक्वल टू थीटा। हाँ, तो जरूरी नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ t है ना थीटा हो, तो यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं n इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी लिमिट लगाओगे, नहीं है तो भी, तो अगर n नहीं है तो सिंपल वो ऑब्वियसली फिर वो हर अनबायस्ड एस्टिमेटर एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड हो जाएगी, अगर n नहीं है उसमें इन्वॉल्व तो लिमिट लगेगा नहीं, तो है ना। तो यहाँ मेनली n इन्वॉल्व आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ये थीटा आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जस्ट मीन थीटा के इक्वल, जैसे यहीं पे देखो हमने जैसे बोला ना कि ये जो हमारे पास T2 है ना, T2 इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, बट ये सेकेंड एस्टिमेटर, ये जो एस्टिमेटर है दिस इज एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, है ना, इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दोगे तो वो अनबायस्ड हो जाएगी इंफिनिटी लगाने पे, तो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है। तो एग्जांपल के लिए कि जब आपने x1 x2 xn, ये IID है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, अब हमने देखा था कि लाइक, तो सिंपली तुम चेक कर सकते हो कि x बार इज बोथ अनबायस्ड एंड एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, क्योंकि x बार अनबायस्ड, हर अनबायस्ड एस्टिमेटर एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होगी, क्योंकि वो अनबायस्ड है नहीं, तो लिमिट लगाने से क्या ही फर्क पड़ेगा, ये चीज है। लेकिन है ना, तो एवरी जो अनबायस्ड हो एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड हो जाएगी, एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड मे नॉट बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। सो जैसे ये बोल रहा हूं मैं कि x बार इज बोथ अनबायस्ड एंड एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ठीक है ना, बट जो एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर,
अनबायस्ड एस्टिमेटर, उल्टा वो लिख रहा हूँ ना, अच्छा एक मिनट सॉरी, मैं एमएलई जो लिख रहा था वो लिख रहा था ना, तो एमएलई जो आया था क्या था वो, एमएलई, मैं एमएलई की बात कर रहा हूँ। सो एमएलई हमारे पास एस स्क्वायर नहीं था, तो उसको लिखना पड़ेगा 1/n, एक मिनट, 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सो दिस इज नॉट अनबायस्ड, ये अनबायस्ड नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, या इसको बट मत लिखो ना, इसको लिखो कि दिस इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, है ना, हाँ यहाँ पे लिखो, बट दिस इज एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, ये जो है एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होगी। ठीक है, चेक कर लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जैसे सिंपली होगा ना, इसमें आप ऐसे डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन लगाओगे, सो इट विल नॉट गिव यू सिग्मा स्क्वायर, है ना, बट अगर आप ऐसा क्यों है ना, तो इसको अगर जस्टिफाई करना हो, सो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये इक्वल क्या आएगी, ये आती है आई थिंक n-1 अपॉन n एस स्क्वायर तो हो गया सिग्मा स्क्वायर। सो ये आएगी तुम्हारे पास n-1 सिग्मा स्क्वायर बाई n, हाँ या ना, ये चेक कर लो, सही है ना, क्योंकि आप जब इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे सो ये आपको आंसर देगी दिस, तो ये इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो आप इसमें, एक्सपेक्टेशन 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, सो ये आपको सिग्मा स्क्वायर देगा, ठीक है, सो चेक, ठीक है जी, तो किसी को डाउट है तो पूछो। तो मतलब यही है कि डायरेक्टली मीन निकालोगे तो यहाँ पे x बार था, तो x बार में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि e ऑफ x बार म्यू है, तुम लिमिट लगा दो तब भी म्यू ही रहेगी, म्यू तो चेंज होना नहीं है, तो अगर आपने दोनों साइड अगर लिमिट लगा दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप थ्योरम या रिजल्ट लिखना चाहो, सो एवरी अनबायस्ड एस्टिमेटर इज एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होगा, कन्वर्स सो कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, ठीक है ना, तो अनबायस्ड है, जैसे x बार अनबायस्ड है और एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड भी होगा, एस स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, तो एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड भी है, लेकिन जो एसिम्प्टोटिकल अनबायस्ड है जरूरी नहीं कि अनबायस्ड हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अनबायस्ड का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है हमें, अच्छा मैं सफिशिएंट और कंप्लीट एक साथ डिफाइन करूंगा, उससे पहले थोड़ा कंसिस्टेंट पे आते हैं। तो कंसिस्टेंट का थोड़ा रिलेशन इसके साथ है, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड के साथ थोड़ा रिलेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, ठीक है ना। तो हम कंसिस्टेंट पहले डिफाइन करते हैं कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। सर पिछले वाला स्लाइड एक बार दिखा। जी जी जी, ओके,
चलिए, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन है? तो कोई एस्टिमेटर मान लो, है ना, एन एस्टिमेटर Tn ऑफ थीटा इज consistent estimator of theta if and only if, क्या होगा? Tn converges in probability theta. जब Tn equal to theta, फिर ये limit और इंटरेस्ट रेट सब Tn equal to 0. ये कहाँ लिखा है? ये डेफिनेशन तुम बता रहे हो, कहाँ लिखा है? नहीं, वो आपने सही बताया, इसको पूछ रहा हूँ, सयानी को पूछ रहा हूँ। हाँ, जो आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन लिमिट है थीटा, कहाँ लिखा है ये डेफिनेशन? Expectation of Tn equal to theta, variance of Tn equal to 0, limit x tends to infinity. पता नहीं कहाँ ये कहाँ लिखा है? कहीं पे भी लिखा था, मैंने पढ़ा था, मुझे भूल गया था ना। हाँ, तो तुम्हारे आदत, मतलब वो जो डेफिनेशन है उसका अल्टरनेटिव हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको तुम बुक में चेक करो। वही बोल, तुम बुक काहे नहीं पढ़ते हो? जैसे है सर, वो आपका जो बुक का पूरा उसमें भी है। किसी बुक में ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझे किसी बुक में दिखा दो, ये डेफिनेशन लिखाओ किसी भी बुक में। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, दिखाओ मुझे। तुम बोलने से, ठीक है ना? तो ये किसी बुक में डेफिनेशन हो ही नहीं सकता कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी 0 पे जाएगी और वेरिएंस अगर, सॉरी, एक्सपेक्टेशन टी अगर थीटा हो गई और वेरिएंस 0 हो गई तो मतलब ये कंसिस्टेंट हो जाए। ये वन वे थ्योरम है। डेफिनेशन हमेशा टू वे होता है। ये जस्ट वन वे थ्योरम, वन वे थ्योरम का भी डेफिनेशन बन ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो ऐसा डेफिनेशन किसी बुक में लिखा हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये एक थ्योरम है, वो भी वन वे है जस्ट। तो होगा तब वो नहीं, मतलब वो होगा तो कंसिस्टेंट होगा। अगर वैसा है जरूर नहीं कंसिस्टेंट है। अगर वैसा हो रहा है तो कंसिस्टेंट है। तो हर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जरूरी नहीं उसको सेटिस्फाई करे। हाँ सर, टू वे नहीं था वही। नहीं है, बट नोट्स में है। तो हमें वो पढ़ के तो हमने ग्रेजुएशन मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। होता क्या है, बच्चों को ये पता है कि कोई चीज, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, डेफिनेशन वो मिस कर जाता है या याद नहीं रखता है। आप जो बता रहे हो वो एक थ्योरम है जिसके हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप इतने सारी दुनिया बुक्स, आप कोई बुक उठा लो, रहत की, कैसेला, बरगढ़ या जो भी आप जानते हो, गुप्ता कपूर, तो आपको यही तो जानने की जरूरत है। क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करते हो ना, एक बार पढ़ लिया उसको अज्यूम कर लिया। यू रिवाइज थिंग्स, रिवाइज करोगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी तुम्हारी, कि तुम्हें ये समझ आएगा कि पिछली बार जो तुमने समझे थे ना वो गलत समझे थे। जब 10वीं बार पढ़ोगे तुम्हें ये समझ आएगा 9 टाइम कुछ चीजें ऐसी थी जो तुम गलत अज्यूम करके चल रहे थे, ठीक है ना? तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि रिवीजन से क्या हमें दिखता है कि पहली बार हम क्या गलत समझ रहे थे, वो नेक्स्ट टाइम, है ना? ये मैं खुद में फील करता हूँ। मैं भी 14-5वें साल पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कई बार दिखता है कि पिछले 4 साल मुझे ये चीज क्लियर, इस बार क्लियर हुई है। तो ऐसा है और ऐसा होता रहेगा। अगले साल फिर मुझे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिखेंगे जो मुझे इस साल क्लियर नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर मुझे समझ आएगा, अच्छा ये ऐसा है। तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करोगे। हम भी वैसे, मैं भी वैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये चीजें हैं। सर, ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p mod of Tn minus theta less than epsilon tends to 0 as n tends to infinity। हाँ, ये किसका डेफिनेशन है? ये जो लिमिट बताइए किसका डेफिनेशन है? सर, ये कंसिस्टेंसी का डेफिनेशन। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हां, तुम जो बता रहे हो अभी तुमने रिसेंटली ये गेट बैच में पढ़ा है और जैम में भी कुछ दिन पहले हम पढ़ाए थे। लास्ट 2 क्लास यही तो चल रहा है मेरे गेट बैच में, यही तो चल रहा है मेरा। ये किसका डेफिनेशन है ये? सर ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। हाँ, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि Tn मस्ट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ठीक है। और इसी का डेफिनेशन ये है, दैट इज दिस, या इफ एंड ओनली इफ करके लिखना चाहो, इफ एंड ओनली इफ दिस, इफ एंड ओनली इफ दिस। ये तीनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। इसका हमने अभी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पढ़ रखा है, हमने वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़े हैं, ठीक है। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि सैंपल मीन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन।
तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये गारंटी देता है कि फर्स्ट सैंपल मोमेंट इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट EX, है ना। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर तुम्हें बहुत हेल्प करता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फाइंड करने में, है ना। वो एक थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो हेल्प करता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फाइंड करने में। तो वो जो तुम थ्योरम बता रहे हो वो रेयरली मैं यूज करूंगा क्वेश्चन करते हुए, बहुत कम यूज करूंगा वाला क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन ज्यादातर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से सॉल्व हो जाएंगे जो भी जैम गेट में आए हैं या बाहर क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया कि Tn कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, जिसका ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। अभी हमने लिमिट थ्योरम पढ़े थे इससे पहले, है ना, सैम्पलिंग से पहले हमने लिमिट थ्योरम पढ़े थे और लिमिट थ्योरम में हमने ये डेफिनेशन देखा था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। सो चलो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं ना। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन, अब जो बता रही थी मैं वो लिख देता हूँ क्या कहना चाह रहे थे वो। सो एक थ्योरम ये है कि लाइक मुझे ये बता रही, ये था थ्योरम कि लाइक लेट Tn be an estimator of theta such that कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn इज थीटा, है ना। और इसी को हमने नाम दिया है एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड कि E ऑफ Tn का जो लिमिट है दैट इज थीटा। मतलब Tn में नॉट बी अनबायस्ड, ऐसा हो सकता है Tn अनबायस्ड ना हो, बट अगर वो एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड है एंड साथ में कंडीशन है एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ Tn दिस इज जीरो। तो वेरिएंस ऑफ Tn की लिमिट जीरो हो जाए और Tn की जो है ना यहाँ पे मीन है वो थीटा हो जाए, देन जो Tn है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। देन Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है, जरा समझो। तो ये थ्योरम हो गया। और आप लोगों ने जैसे इनवेरिएंस प्रॉपर्टी हमने देखा होगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के टाइम पे, तो मैं एक दो रिजल्ट लिख देता हूं फिर क्वेश्चन पे आता हूं। एक और थ्योरम है, ये मैं तभी लिखाया होगा जब हमने जब मैं कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था ना। तो इस थ्योरम का नाम है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। जैसे एमएलई का इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या था कि T इज एमएलई ऑफ थीटा, तो G ऑफ T इज एमएलई ऑफ G थीटा वेयर G इज एनी फंक्शन, ठीक। तो ऐसे ही इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ अब लिखना है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो ये क्या होता है, हमने वहां पे ये पढ़ा था कि लाइक if Tn converges in probability to theta and G is a continuous function, मान लो on R या on at least population के उस पे, है ना। तो अगर एक continuous function है या एटलीस्ट जो उसका है ना क्या बोलते हैं, जो जिस पॉपुलेशन से लिया गया उसके सपोर्ट पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, देन G of Tn converges in probability to G of theta, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं ये कहना चाह रहा है कि Tn इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, है ना। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं दैट इज, सो यही थ्योरम आप रिपीट करोगे कि इफ Tn इज consistent estimator of theta and G is a continuous function, then G of Tn is consistent estimator of G theta,
है ना। जैसे ठीक है, देख लो एक बार, मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर से। सो अभी आपने क्या देखा, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या है, ये एक थ्योरम है जो हेल्प करेगा कंसिस्टेंट एस्टिमेट डिसाइड करने में, ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन क्या है कि जैसे बहुत रेयर ऐसा एग्जांपल है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का जो इसको सेटिस्फाई मतलब कर रहा हो, मतलब वो सॉरी नहीं कर रहा हो, है ना। हमने कहा ना कि कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जरूरी नहीं इसको सेटिस्फाई करे, तो इस एग्जांपल बहुत रेयर है। जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जो एग्जिस्ट करते हैं जनरली, उसके लिए सिंपली ये होल्ड करेगा। अगर जहां ये फेल हो जा रही है कोई एक कंडीशन, वो ऑब्वियसली उस तरह के एस्टिमेटर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं होते। एग्जांपल बहुत रेयर है जो इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है उसको सपोर्ट करे इसके लिए, है ना। तो मतलब कई बार तुम देखते हो बच्चे है ना इफ एंड ओनली इफ में यूज कर लेते हैं, तो ठीक है स्टैंडर्ड एग्जांपल के लिए वर्क करता है इफ एंड ओनली इफ में भी। सर जी एमएलई हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होते हैं। जी जी जी, अभी उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, तो उसमें कुछ रेगुलरिटी कंडीशन है, लेकिन उसके भी सेम जस्टिफिकेशन है कि बहुत रेयर एग्जांपल है जहां पे है ना वहां कुछ रेगुलरिटी कंडीशंस हैं। मतलब तो बुक्स में देखो लिखते हैं अंडर सम रेगुलरिटी कंडीशन एमएलई इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कई जगह, बट वो बहुत रेयर ऐसा कोई एग्जांपल है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि कोई है ना कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो एमएलई नहीं है। तो मतलब एवरी मतलब कहना मतलब सॉरी कोई एमएलई है जो कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा बहुत रेयर एग्जांपल नहीं है। मतलब ना मतलब ऐसा कोई मिलेगा नहीं तुम्हें किसी बुक में लिखा हुआ हो कि ये एक एस्टिमेटर है जो एमएलई है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जनरली जो एग्जांपल्स जनरली जो पीडीएफ्स एग्जिस्ट करते हैं या पीएमएफ जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके लिए होल्ड करता है। तो आपके लेवल पे जो है कि कोई भी एमएलई है वो कंसिस्टेंट होगा, दिस कैन बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ठीक है ना, एक तो ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया, ये तो इनवेरियंस प्रॉपर्टी हो गई, और एक ये भी यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी थ्योरम बता रहा था ना कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें हेल्प करेगा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर डिसाइड करने में, ठीक है। सो एमएलई ऑफ थीटा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। In fact, method of moment estimator is also consistent estimator. Method of moment estimator of theta, ये दोनों लास्ट क्लास में पढ़े थे हमने। This is consistent estimator of theta, ठीक है। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हो या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। अच्छा कुछ और मैं प्रॉपर्टी बता दूं, जैसे आगे मैं बात करूं अगर, तो ये सब थ्योरी लिख रहे हैं, स्टोरी, डेफिनेशन, थ्योरम, और यही थ्योरम्स हेल्प करता है क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करने में। बाकी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये भी लिखाई देता हूं क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें, है ना। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ये क्या कहता है कि लेट x1 x2 xn बी और रैंडम सैंपल, या इतना मत लिखो, बी IID with mean mu and finite variance sigma square, ठीक है। देन क्या आता है जी, 1/n समेशन xi, i from 1 to n, जिसको आप x बार भी कहते हो। दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, है ना। सो दिस इज ex जिसको आप म्यू बोलते हो। तो ये थ्योरम गारंटी दे रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दैट इज कि ये जो x बार है ना, दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो कोई भी पॉपुलेशन ले लो तुम, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल है, x बार हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, है ना। कि ये गारंटी दे रहा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर,
x बार इज ऑलवेज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। म्यू जैसे एग्जांपल का यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाई 2, नॉट थीटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एग्जांपल के लिए कि x1 x2 xn दे आर आईआईडी यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो हमने भी क्या कहा कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू ना, तो म्यू क्या आता है यहाँ पे? थीटा बाई 2। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो x बार है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा बाई 2 का, नहीं कि थीटा का, जल्दीबाजी में तो थीटा बोल दो, म्यू का जो मीन आएगी उसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तुम इसी में 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सो 2x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ 2, सॉरी उल्टा थीटा है ना, हमने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2x बार इज कंसिस्टेंट। अब ये बोल सकते हो तुम कि 2x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ, इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है ना, x बार इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाई 2। अच्छा इनफैक्ट इसमें एमएलई क्या आता है? यूनिफॉर्म 0 थीटा में एमएलई जब फाइंड करते हो तो एमएलई क्या मिलता है? इसी क्वेश्चन में अगर बात करूं मैं तो एमएलई ऑफ थीटा क्या मिलता है जी? तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच एक्सआई लेस देन थीटा, थीटा मोर देन ईच एक्सआई, थीटा मोर देन ऑल, मतलब मैक्सिमम, थीटा मोर देन ना, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो हमने एमएलई फाइंड किया था जब एमएलई पढ़े थे, तो इसमें एमएलई ये आता है और थ्योरम गारंटी देता है कि xn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। क्यों? क्योंकि xn क्या है? एमएलई है, तो एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो दिस विल ऑलवेज, है ना, हम जानते हैं ना एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो जो xn है इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, सो दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक। So nth order statistics is consistent estimator of theta. So यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या क्या देख रहे हो तुमने अभी देखा 2x बार भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर यूनिक हो। इनफैक्ट अनबायस्ड हमने अभी पढ़ा है, अनबायस्ड एस्टिमेटर भी जरूरी नहीं यूनिक हो, है ना, मोर देन वन अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल सकता है, मोर देन वन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मिल सकता है। ठीक है जी। सो ये तो चलो उसके लिए हो गया। अब मैं क्या कुछ प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था कि जैसे मान लो कोई an रियल सीक्वेंस है जिसकी लिमिट a है और कोई bn रियल सीक्वेंस है जिसकी लिमिट स्मॉल b है, सो an टाइम tn प्लस bn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू, बताओ अगर tn कन्वर्ज कर रही है तो मैं जो थ्योरम लिख रहा हूं उसका ये स्टेटमेंट है कि थ्योरम कि इफ tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ठीक है, और लिमिट n थीटा प्लस बी होगा सर, ठीक है, तो ये a थीटा प्लस b आएगी, ठीक है। तो यहां से क्या है, अब मान लो ऐसा तुम्हें an दे देगा 1 बाई, मतलब 1 प्लस 1 बाई n टाइप का, या उस तरह से कुछ जहां पे है ना, तो वो तुम्हें दिख जाएगा वैसे कुछ वैल्यू, या n 1 बाई n है, ये n प्लस 1 बाई n है, तो उस केस में तुम्हें और भी ये थ्योरम है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये जो क्वांटिटी है दिस विल बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस, है ना, वहां क्या कहना चाह रहा है, tn इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो an टाइम tn प्लस bn इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ a थीटा प्लस b, जहां an की लिमिट a है, bn की लिमिट b है, और वो रियल सीक्वेंस है an bn, ठीक है जी। तो कई बार ऐसा होगा कि मान लो और थ्योरम अगर लिखूं मैं कि एक tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, कोई दूसरा एस्टिमेटर बोल लो इसको, मान लो sn है, sn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, मतलब क्या कि tn एंड sn आर बोथ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो बताओ tn प्लस sn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट?
हाँ 2 थीटा, ये प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंट, मतलब जहां भी कन्वर्जेंस से प्रॉपर्टी लिखा वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पढ़ो तुम, मतलब Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, Sn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, सो Tn प्लस Sn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ 2 थीटा। 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो थीटा का बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख लो तुम, अगर तुमसे बोलूं मैं कि हाफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 2x बार, तो क्या किया मैंने, एक ये सॉरी xn, तो ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है और 2x बार भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो ये क्या होगा, किसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा ये, सो दिस कन्वर्जेस इन प्रॉपर्टी टू हाफ थीटा प्लस थीटा, तो ये थीटा ही आ जाएगी एट द एंड। तो मतलब ये भी एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा का, ये जो लिखा है मैंने 1/2 nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 2x बार, दिस इज आल्सो अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो एक आपने देखा 2x बार कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, एक nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इनफैक्ट इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लो, तो ये देखोगे कि किसी को डाउट है अभी तक जो मैंने बताया है उसमें? देखो मैं इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, तुम्हें समझ आया तो। ठीक है, देन पहला ऑप्शन है कि अच्छा फॉर ऑल zero to 1, बताओ कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? साढ़े हाँ
हाँ जी, सर सिर्फ डी वाला होगा, बाकी सब नहीं होगा। बाकी लोग सर होगा, पहला वाला होगा, लास्ट वाला भी होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से। और सेकंड वाला भी होगा सर। ओके, अरे देखो, इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, जैसे मान लो तुम लोग यहाँ कह रहे हो कि एमएलई वाला ना, इसमें रहता है लिखा हुआ है ना अंडर सम रेगुलेटरी कंडीशन, तुम बुक में देखोगे ना, तो ये तुम लिख सकते हो। रेगुलेटरी कंडीशन क्या है, या फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ये थोड़े हाई लेवल की चीज हो जाएगी, फिर तुम्हारे लेवल पे वर्क करेगा, ठीक है ना। सो अंडर सम रेगुलेटरी कंडीशंस ये दोनों होल्ड करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं रेगुलेटरी कंडीशन में जहां पे ये फेल करेगा, बट जो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब में ये वर्क करेगा, ठीक है ना, उस तरह से। सर बी वाला होगा सर। बाकी लोग हो गए श्योर सब लोग? सर डी वाला बस होगा। तो ओनली डी। सर इसमें क्या x बार और xn का कोएफिशिएंट कंपेयर करके करेंगे? नहीं, वो थ्योरम लगाना है। देखो मैं करता हूँ, देखो। सो इसमें क्या है कि तुम्हारे पास क्या दे रखा है, अभी तुमने यूनिफॉर्म 0 से देखा ना,
तो स्टैंडर्ड डिस्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एमएलई ऑफ थीटा कितना आता है तुम लोगों को बताया ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और सिंपली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, एक्स अभी तो पीछे किया था वही तो लिख रहा हूं मैं, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, थीटा बाई 2। सो ये थीटा बाई 2, सो 2x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ऐसा। अच्छा तो मुझे देखना पड़ेगा मैंने वो एवरेज लिया है कि नहीं, तो अच्छा चेक करते हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ चेक करो। सो एक तो ये यूज करता हूं मैं, और दूसरा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ठीक। सो अब ध्यान से देखो, जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तुम, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लैम्बडा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम x bar, so this will converge in probability to what, lambda theta plus हाँ प्लस 1 minus lambda theta by 2 into theta by और x बार कहाँ पे कन्वर्ज करें, थीटा बाई 2। तो अब इसको चेक करो क्या आएगी, तो क्या ये थीटा आएगी हमेशा, थीटा तो नहीं आएगी, no sir ये थीटा तो नहीं आएगी, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। सर ये कैसे पता चला? हाँ सर ये कैसे पता चला कि हमेशा थीटा नहीं आएगा? अच्छा अगर लैम्बडा की 0 से 1 में करेंगे तो हर वैल्यू के लिए आएगी, इसने बोला ना फॉर ऑल, क्या ये आएगी, तुम चेक करो। जैसे लैम्बडा को तुमने अगर 0 रख दिया तो ये थीटा बाई 2 आ जाएगी, लैम्बडा को 1 रखा तो थीटा आ जाएगी, लेकिन ये हमेशा फॉर ऑल वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी ना। तो दूसरा ऑप्शन देखो, b जो है n प्लस 1 अपॉन n x बार प्लस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो ये कहां कन्वर्ज करेगी, तो इसकी लिमिट क्या होगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो 3 थीटा होगा, तो ये तो आपका आ जाएगा 1 टाइम x बार का आ गया थीटा बाई 2 प्लस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा, तो ये आ गया 3 थीटा बाई 2, तो थीटा तो नहीं आया, तो अगर यहाँ 3 थीटा बाई 2 लिखा होता तो करेक्ट होता है ना, बी ऑप्शन कब करेक्ट होगा, अगर यहाँ मैं 3 थीटा बाई 2 कर दूं तो ओके हो जाएगा, अदरवाइज गलत था ये। ऐसे ही सी ऑप्शन देखिए, अब फिर से यहाँ पे 2 है ना, 2n माइनस, अब ये चेक कर सकते हैं इजीली आप, n प्लस 1 बाई n x बार प्लस n माइनस 1 बाई n प्लस 1 nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1 बाई n, सो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी 2। तो इसकी लिमिट कितनी है 1 है ना, और x बार की लिमिट इन प्रोबेबिलिटी थीटा बाई 2, 2 कट गया, तो फाइनली कहने का मतलब आ गया थीटा आ जाएगा, राइट, पहला टर्म। फिर इसकी लिमिट कितनी है 1, इसका क्या है थीटा, तो ये भी आ गई थीटा प्लस 0, तो कहने का मतलब ये हो गया 2 थीटा। तो ये जो सी ऑप्शन, हाँ बोलो, पूछना है किसी को, नहीं सर क्लियर हो गया। है ना, इसकी लिमिट 0, इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हो ना, पुट कर दो यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है उसकी, हालांकि मैं लिखा था पहले। सो ये फिर से ऐसे गलत है, अगर यहाँ तुम 2 थीटा कर दो तो सही हो जाएगा, ये है बस, अदरवाइज रॉन्ग ऑप्शन है। डी वाला वैसे ही है, अब जो फर्स्ट ऑप्शन में जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने फोर्थ में सही कर दिया। सो 2 लैम्बडा एक्स बार प्लस 1 माइनस, लैम्बडा कोई फिक्स नंबर है, 0 से 1 के बीच का हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री नंबर है एक्चुअली। सो दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2 लैम्बडा, और x बार की वैल्यू कितनी है, सो x बार कन्वर्जेस इन व्हाट थीटा बाई 2, तो ये कट गया ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 लैम्बडा थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस लैम्बडा थीटा, तो फाइनली
चेक करो इसको, लैम्बडा थीटा 1 माइनस लैम्बडा थीटा, जो कि थीटा आ जाएगी। तो मतलब दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और जो भी एस्टिमेटर कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, दैट एस्टिमेटर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो मतलब ये हो गया कि दिस इज ओके। इसको डाउट है? तो ये इस तरीके से कॉन्स्टेंट चेक करेंगे। हालांकि कोई भी थ्योरम, अभी जो मैंने क्वेश्चन लगाया उस पे और भी तरीके हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको डिफरेंट वे यूज करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे भी कर सकते हो तुम, सबका मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, वो भी देख लगा सकते हो। ठीक है ना? तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो भी रेगुलेटरी कंडीशन होती है एमएलई की, वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए वो नहीं होगा। वरना तुम देखो बुक में है ना, मतलब एमएलई इज नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, अगर वैसे लिखूं मैं तो, बट अंडर सम रेगुलेटरी कंडीशन इज कंसिस्टेंट। तो वो जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब वो क्या है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो थोड़ा लेवल ज्यादा होगा। अभी तुम इतने ही से तुम्हारा काम चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने क्या क्या डिफाइन किया, अनबायस्ड एस्टिमेटर और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। एक होता है इफिशिएंट एस्टिमेटर, पहले इसको भी डिफाइन कर लो। इफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है ना? सो तुम्हारे पास 2 एस्टिमेटर है, जैसे मान लो लेट T1 एंड T2 बी 2 एस्टिमेटर्स ऑफ थीटा, ठीक है ना? अगर अब कुछ बुक में ये अनबायस्ड के लिए डिफाइन करता है, कुछ में बिना अनबायस्ड के भी डिफाइन कर देता है ना? जिन्हें तुम देखोगे बुक्स में अनबायस्ड लिखा रहता है कि दे आर 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। फिर हम चेक करते हैं कौन सा ज्यादा इफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो ये फिर एग्जाम में जैम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे अनबायस्ड नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं ऐसे ही डिफाइन कर देता हूं इन जनरल। सो लेट T1 एंड T2 बी द 2 एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है ना? तुम जैसे कोई बुक चेक कर लो, वहां अनबायस्ड एस्टिमेटर ही होगा जहां एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखी होगी। तो लेकिन मानो ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा आता है जहां नहीं है लेकिन पूछती है, तो तुम उसमें सीधा वेरिएंस लगा लो, ये चीज है। सो T1 T2 भी 2, तो मैं किसके टर्म में लिखूं, अनबायस्ड के टर्म में या इन जनरल लिख दूं ऐसे ही? चलो ऐसे मैं अनबायस्ड के लिख देता हूं, B2 अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा such that variance of T1 is less than variance of T2। तो अब क्या बोलेंगे? हाँ, तो सिंपली जिसका वेरिएंस कम है वो ज्यादा एस्टिमेटर होगा ना। सो दिस इफ एंड ओनली इफ T1 इज, या डेफिनेशन लिख रहे हैं तो T1 इज मोर efficient than T2, ठीक है ना? अब एक वर्ड आता है रिलेटिव इफिशियंसी। सो रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ T1 विथ रेस्पेक्ट टू T2, ये फॉर्मूला है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Variance of T1 by T2 less than 1, greater than 1. नहीं, चेक करो बुक में, डेफिनेशन चेक करो एक बारी, Is it T2 minus? चेक करो एक बारी। सो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रिस्पेक्ट टू T2, तो बाद वाला पहले लिखते हैं यहाँ पे, मतलब जो डेफिनेशन है जो बुक्स में लिखते हैं ना, क्योंकि मैं भी तो बुक से ही पढ़ाता हूँ। सो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 विथ रिस्पेक्ट टू T2, है ना? सो इसका मतलब है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 with respect to T2, so this is, है ना, relative efficiency of T1 with respect to T2, so this is variance of T2 upon variance of T1, ठीक है?
सो इस केस में जैसे हमने जिस तरीके से डिफाइन किया है, तो यहां से तुम देखोगे कि T1 इज मोर इफिशिएंट देन T2। तो यहां जैसे लिखा हमने कि T1 इज मोर इफिशिएंट देन T2 इफ एंड ओनली इफ ये जो रिलेटिव इफिशियंसी आएगी T1 विथ रिस्पेक्ट टू T2, ये क्या होगी, लेस देन 1 या मोर देन 1? इस केस में ठीक है, दिस इज मोर देन 1, ऐसा होगा। ठीक है, तो रिलेटिव एफिशिएंसी कई बार एग्जाम में ऐसे आए भी एक दो बार, तो उसमें पूछ लेता आपसे ये। ठीक है, तो ये तो गया एफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन। अब बचा पीछे डिफाइन करना, हमें कुछ क्वेश्चन कर ले अभी जितना हमने किया है। तो एफिशिएंट, अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, चलो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो बाकी असाइनमेंट जी जी पीछे नोट कर लो। हाँ एक मिनट। तो ठीक है, लिखिए। यस सर। अच्छा मैं क्वेश्चन में लिखता हूँ। सो लेट x1, x2 up to xn be uniform थीटा, थीटा प्लस हाफ। देन बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए, थीटा हैज यूनिक MLE। ऑप्शन बी, थीटा हैज यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर। ऑप्शन सी, थीटा हैज यूनिक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ऑप्शन डी, लैम्बडा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस ठीक है, लैम्बडा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। नहीं, बताइए क्या आंसर होगा इसमें।
ऑप्शन क्या? Option B correct, sir. ओके Option A wrong. अभी जस्ट समझाने के लिए तो यार ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, तो एग्जाम में कोई चार्ट ही होगा। Sir, option B correct होगा. ओके ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सर डी और ई करेक्ट होगा। अच्छा ठीक है। चलो एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, बाकी खत्म करते हैं। तो x1 जस्ट 1 है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं, ठीक है। देख लो तो क्या क्या आ गया यहाँ से। तो अब यहाँ से जैसे पहला इन्होंने कहा, तुम अगर एमएलई फाइंड करोगे ना, तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा एल थीटा 1/b माइनस ए, सो 1/b माइनस ए, सो 1/b माइनस ए करो 1/1/2, तो ये ऐसा कुछ 2 की पावर n आ जाएगी, राइट। चेक करो each xi, ये सही है ना, चेक कर लो एक बारी। xi मोर देन थीटा लेस देन थीटा प्लस हाफ। तो यहाँ आपको करना क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, तो मुझे थीटा से मतलब है, तो यहाँ से तुम जानते हो, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू, तो ये आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि xi मोर देन थीटा, xi मोर देन nth, थीटा लेस देन xi, तो थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल xi, ठीक है। मोर देन थीटा प्लस हाफ मोर देन xi, तो मैक्सिमम में ज्यादा घटा देंगे, ठीक है। तो ये इंटरवल आ गया, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन पूरे डोमेन पे मैक्सिमम होता है, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है, और ये उस फंक्शन का डोमेन है, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है। सो इसका पूरा इंटरवल एमएलई आ गया। इस इंटरवल में कोई भी नंबर ले लो, वो एक एमएलई है, ठीक है। सो इनफैक्ट तो ये पहला गलत हो गया। यहाँ देख लो, ये दोनों आई थिंक करेक्ट होगा,
चेक करो, लास्ट 2 ऑप्शन करेक्ट है ना? यस सर, तो डी एंड बिल्कुल सही है। ये दोनों करेक्ट है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। ये इसीलिए गलत है क्योंकि ये ई करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, और ये गलत है। चेक कर लो, किसको डाउट है तो पूछो। सर इंटरवल कैसे निकालें थीटा का? हाँ, इंटरवल कैसे निकाले, तो ये आपको एमएलई है ना, क्वेश्चंस करो एमएलई वाले। तो आपका एफ एक्स क्या है, 1/b माइनस ए वेयर एक्स आई थीटा से ज्यादा है, थीटा प्लस हाफ से कम है एक्स आई। अब मुझे थीटा का इंटरवल चाहिए, ठीक, ध्यान से देखो। अब तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ 2 पार्ट में, इसको लिख लो। सो थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई फॉर ऑल आई। थीटा x1 से भी छोटा है, x2 से भी छोटा, सबसे छोटा है। इसका क्या मतलब है, मिनिमम से छोटा होगा। सो थीटा इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब ये वाला पार्ट कंसीडर करो। सो ये वाला पार्ट कंसीडर करोगे, सो थीटा प्लस हाफ इज मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई फॉर ऑल आई। इसका मतलब थीटा प्लस हाफ x1 से भी ज्यादा है, x2 से भी ज्यादा है, x3 से भी ज्यादा, xn से भी ज्यादा है। सो थीटा प्लस हाफ इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, ठीक। सो मतलब थीटा प्लस हाफ मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक। ओके सर। हाँ, तो जब कंबाइन करोगे तो ये हो गया 2, और अगर थीटा चाहिए तुम्हें तो थीटा बिलोंग्स टू उसके हिसाब से आ जाएगा। तो कहने मतलब ठीक है। हाँ, तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यू है ना। सो थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। तो चलिए बाकी आप ट्राई कीजिए। तो अभी हमने आज जो डिस्कस किया है, तो हमने आज ये डिस्कस किया है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, और फिर हमने सीधा यहाँ पे आ गया मैं कंसिस्टेंट, रिलेटिव एफिशिएंसी, यही डिस्कस किया 3 चीजें। तो लास्ट क्लास में मेथड ऑफ मोमेंट है ना, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये इन्वेंट डिस्कस किया था। आज अनबायस्ड और कंसिस्टेंट और रिलेटिव एफिशिएंसी ये डिस्कस किया है। फिर अगले क्लास में सफिशिएंट फैक्टराइजेशन थ्योरम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, उसमें यूएम बीओ भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं, तो अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं फिर आपके पास, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए आज यही स्टॉप करते हैं, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी हो सकता है कल, एक्चुअली मैं कल सुबह कोलकाता जा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही है ना, तो एक ग्रुप का ट्रिप है यहीं से, तो अब 2-3 दिन शायद वहीं रहूँगा। तो होगा, पॉसिबल होगा तो क्लास लूँगा, नहीं 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, हो सकता है, मतलब 2 दिन छुट्टी रहेगी। नहीं तो क्लास में शाम को अगर पॉसिबल होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, कल का। तो ऐसा है, ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ।